9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। नमस्ते। परिशिष्ट भारत का प्राचीन इतिहास बन सकता है या नहीं, इस विषय पर यूरोपीय ऐतिहासिकों के मत भिन्न भिन्न है। जब सर विलियम जोन्स संस्कृत साहित्य की खानों को खोदने लगे तब लोग बड़ी बड़ी आशाएं बांधने और अनुमान करने लगे कि अब आर्यवर्त के प्राचीन इतिहास का पता लग जाएगा जिससे संसार को बड़ा लाभ पहुंचेगा। परंतु सर विलियम जोन्स के अधूरे अन्वेषण का परिणाम यह हुआ कि उस समय भारत का प्राचीन इतिहास बन न सका। इस कारण चारों ओर निराशा छा गई और लोग समझने लगे कि भारत का कोई इतिहास ही विद्यमान नहीं है। परंतु फ्रांस देश के पूर्वीय भाषाओं के ज्ञाता एम अबेल रेमुसेट ने फिर भी कुछ आशा बंधाई। यह लिखता है, यदि भारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री प्रस्तुत न थी तो अबुल फजल ने हिंदुओं का इतिहास कैसे लिखा। पुनः मिस्टर विल्सन ने कश्मीर के इतिहास राज तरंगिणी का अनुवाद जब अंग्रेजी में प्रकाशित कर दिया तो यूरोपीय ऐतिहासिक चकित हो गए, क्योंकि राज तरंगिणी विस्पष्ट सिद्ध कर रही है कि नियमबद्ध ऐतिहासिक लेख प्रणाली एक ऐसी विद्या नहीं है जो भारतवासियों को ज्ञात न थी। राज तरंगिणी यह भी दर्शाती है कि कलहन के समय तक ऐतिहासिक सामग्री का भारत में एकत्रित होना ऐसा कठिन न था जैसा कठिन की अब हो रहा है। इस कठिनाई के विषय में प्रसिद्ध ऐतिहासिक कर्नल टाड अपने इतिहास राजस्थान की भूमिका पृष्ठ 8 और 9 में लिखते हैं, यदि हम लोग उन राजनीतिक परिवर्तनों तथा विश्रामों की ओर दृष्टिपात करें जो कि हिंदुस्तान में महमूद गजनवी के आक्रमण काल से संघटित होते रहे हैं तथा उन सब असह्य दुराग्रहों एवं पक्षपातों पर ध्यान दे जिन्हें कि महमूद के अनेक उत्तराधिकारियों ने दिखलाया, तो पता लगेगा कि हिंदुओं का जातीय इतिहास इतना कम क्यों मिलता है। और इस दुर्घट परिणाम पर भी पहुंचना नहीं पड़ेगा कि हिंदू उस ऐतिहासिक कला से अनभिज्ञ थे जिसका अनुशीलन अन्य देशों में अति प्राचीन काल से हो रहा है। क्या यह संभव है कि हिंदुओं जैसे उच्च सभ्यता को प्राप्त जाति जिनमें विविध यथार्थ विज्ञान पूर्णोन्नत और सुप्रचरित हो चुके हो, जिन्होंने भवन निर्माण, शिल्प, कविता, संगीत आदि कलाओं का अनुशीलन एवं उनके सूक्ष्म लक्षणों को निश्चित कर उनकी शिक्षा सुंदरतम विस्तृत नियमों के साथ अन्यों को दी हो, वह ऐतिहासिक घटनाओं, अपने राजाओं के चरित्रों और उनके राज्य शासन संबंधी कार्यों को अंकित करने जैसी साधारण कला से सर्वथा अनभिज्ञ हों? यह विश्वसनीय नहीं कि जहाँ ऐसी मानसिक शक्तियाँ वर्तमान थी वहाँ उन विविध घटनाओं के सुलेखक न थे जो उस समय के माननीय विदेशीय ऐतिहासिकों के मतानुसार अंकित और प्रसिद्ध करने योग्य थे। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अनहलवारा और सोमनाथ नगर, दिल्ली और चित्तौड़ के जयस्तंभ, आबू और गिरनार के मंदिर तथा एलिफेंटा और इलोरा की गुफाएं इस विषय की साक्षियां है। भला यह कौन मान सकता है कि उस समय जबकि उक्त महान निर्माण निर्मित हुए एक भी भारतीय ऐतिहासिक वर्तमान न था, तथापि महाभारत के समय से सिकंदर की चढ़ाई समय तक का तथा इस महती घटना से महमूद गजनवी के समय तक का शुद्ध स्वदेशीय इतिहास का एक अत्यंत भाग विच्छेद भी सिवाय उसके जिसका वर्णन हम ऊपर कर आए हैं पाश्चात्य विद्वानों की जिज्ञासा के सम्मुख प्रकट नहीं किया गया। कवि चंद निर्मित वीर भावपूरित दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज विषयक इतिहास में अनेक ऐसी सूचनाएं आती है जिनसे अनुमान होता है कि चंद कवि के इतिहास की तरह अन्य कई पुरुषों के बनाए इतिहास भी विद्यमान थे, जिनमें महमूद और शहाबुद्दीन के बीच के समय 1 सहस्त्र से 1193 ईस्वी तक का इतिहास प्रस्तुत था। परंतु अब ये इतिहास कहीं भी नहीं मिलते, जबकि 8 शताब्दियों तक हिंदू लोग ऐसे विजेताओं के अधीन रहे जो उनकी प्राचीन भाषा संस्कृत से सर्वथा अनभिज्ञ थे, जबकि प्रायः प्रत्येक हिंदू राजधानी पर बारंबार चढ़ाई कर असभ्य, दुराग्रही, विद्वेषी तथा क्रुद्ध शत्रुओं ने उन्हें बारंबार लूटा। तदंतर यह आशा करनी कि भारतीय साहित्य को वह अपारणीय हानि नहीं पहुंचनी चाहिए थी जो उसके अन्यान्य उपयोगी स्वतवों को पहुंची, सर्वथा व्यर्थ है। मैं स्वयं जब कभी रजवाड़े के इतिहास पर विवेचन करता हुआ उसे त्रुटियुक्त बतलाने की चेष्टा करता था तो मुझे उस चेष्टा से कई बार इस न्याययुक्त कथन द्वारा रोक दिया जाता था कि हमारे नृपतिगण जबकि व्रजनावस्था को प्राप्त थे, अर्थात जबकि उन्हें एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग में भागना पड़ता था, जबकि उन्हें पर्वतों की कंदराओं में गुप्त रीति से रहना पड़ता था, जबकि यह भी ठिकाना नहीं था कि जो भोजन उनके लिए तैयार हो रहा है उसे वह खा सकेंगे या नहीं। ऐसे समय में क्या कोई ऐतिहासिक घटनाओं को अंकित करने की ओर ध्यान लगा सकता था? भारतीय ऐतिहासिक परिज्ञान वृद्धि के विषय में प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाशय विंसेंट ए स्मिथ अपने इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पृष्ठ 8, 9 तथा 10 में लिखते हैं, संस्कृत के विशेष विद्वानों ने व्याकरणों और दूसरे ग्रंथकर्ताओं की पुस्तकों से प्राचीन लोक कथा के विषय में नैमित्तिक निर्देश निकाले हैं जो कि मिलकर हमारे ऐतिहासिक परिज्ञान को बहुत बढ़ाते हैं।
भारतीय ऐतिहासिक लोक कथा का क्रमानुगत लेख पुराणों की वंशावलियों में सुरक्षित है। 18 पुराणों में से 5 अर्थात वायु, मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत में ऐसी वंशावलियां है। ब्रह्मांड तथा भागवत पुराण क्योंकि अन्यों की अपेक्षा पीछे बने हैं, अतः इनमें जो वंशावलियां दी हुई है वे भ्रष्ट, अपूर्ण और अत्यल्प मूल्य की है। परंतु जो वंशावलियां सबसे पुराने पुराणों में अर्थात वायु, मत्स्य और विष्णु में है वे पूर्ण और साधारणतः अच्छे प्रमाणों पर आरोपित है। नवीन यूरोपीय इतिहासवेत्ता पौराणिक वंशावलियों के प्रमाणों को अनुचित रीति से तिरस्कृत करना चाहते हैं, परंतु विशेषावलोकन से पता लगता है कि उनमें बहुत सी सच्ची और बहुमूल्य लोक कथाएं हैं। एक दृष्टांत लीजिए। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के इतिहास का स्थूल वर्णन है जो कि प्रायः यथावृत्त है। मत्स्य पुराण का हस्तलेख जो रेडक्लिक ने प्राप्त किया है उसी प्रकार से अंधरा वंश के इतिहास के लिए विश्वास पात्र है। अंधरा राजाओं की जो वंशावली मत्स्य पुराण में दी हुई है, सिक्के और शिलालेख जिस आश्चर्यजनक प्रकार से उसका अनुमोदन करते हैं उसका प्रमाण थोड़ी देर हुई प्रकाशित किया जा चुका है। प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक कलहन की राजतरंगिणी का जो अनुवाद डॉक्टर स्टाइन ने किया है उसकी विस्तृत समालोचना करते हुए महाशय एच ब्रूस ईस्ट एंड वेस्ट नामक मासिक पत्र के नवंबर 1906 ईस्वी के अंक में एक स्थान पर ऐसा लिखते हैं। जैसा कि डॉक्टर स्टाइन कहते हैं, एकमात्र प्रचलित इतिहास जो इस समय मिलता है जिसे संस्कृत साहित्य ने उत्पन्न किया है और जिसमें एक सच्चे इतिहास के गुण विद्यमान है, कलहन का ग्रंथ है। इस ऐतिहासिक गुण ने बराबर अथवा कम से कम उस समय के जबकि यूरोप ने भारतीय साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया, कलहन के इतिहास को विशेष रुचिकर आलोचना तथा प्रसिद्धि का पात्र बना दिया है। कलहन ने एक विचित्र शक्तिमता से अथवा जिसे हमें बुद्धि का आश्चर्यजनक कौशल कहना पड़ता है उसके द्वारा वास्तविक ऐतिहासिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। कलहन अपने ग्रंथ के आरंभ में ही लिखता है, केवल वही धर्मात्मा कवि प्रशंसा के योग्य है जिसका वचन एक न्यायाधीश की नाई भूतकालीन घटनाओं के वर्णन करने में राग द्वेष से पृथक रहता है। और यह लेख 12वीं शताब्दी का, जबकि ऐसे यथातथ्य वर्णन की बुद्धि यूरोप से सर्वथा विलुप्त हो गई थी। चाहे महाशय एच ब्रूस कलहन की बुद्धि को विचित्र अथवा आश्चर्यमय बतलावे, परंतु हम तो यही कहेंगे कि कलहन के पूर्व अनेक ऐतिहासिक भारत में हो चुके थे जिनके ग्रंथों के अवलोकन से कलहन ने वास्तविक ऐतिहासिक बुद्धि प्राप्त की थी। यह कभी माना ही नहीं जा सकता कि राज तरंगिणी में संपूर्ण वह गुण हो जो डॉक्टर स्टाइन बतलाते हैं, यदि साथ ही यह भी न माना जाए कि उससे पूर्व अनेक ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई थी। पश्चिमी लेखकों ने अपने मन में यह विचार स्थिर कर रखा है कि प्राचीन आर्य असभ्य थे। जब कभी उनके इस प्रिय विचार के विरुद्ध कोई प्रमाण संस्कृत ग्रंथों से मिलता है तो वे चकित हो जाते हैं और कलहन ने जो शिक्षा इतिहास वेताओं को प्रदान की है तदनुकूल आचरण न करते हुए राग द्वेष और पक्षपात में फंसकर आग्रह किए जाते हैं और ऐसे प्रमाणों को या तो टालना चाहते हैं अथवा उनके वास्तविक अर्थों को पलटने का यत्न कर उसकी महानता को तिरस्कृत कर देते हैं। यह एक विचित्र दुर्भाग्य है कि ऐसे देश का भूतकाल इतिहास शून्य समझा जाता है, जहां वेदों, अनेक प्राचीन आर्ष ग्रंथों तथा लोक कथाओं को सहस्त्रों वर्षों से गुरु से शिष्य प्राप्त करते आते हैं और जहां क्रमशः एक प्रसूति के पश्चात दूसरी प्रसूति अपने स्मरण शक्ति के बल से सैकड़ों ग्रंथों को कंठस्थ रखती आती है और इस कंठस्थ रखने को धर्म समझती हुई उसे एक बहुमूल्य पैतृक धन समझ रही है। क्या इन ग्रंथों से भारत के इतिहास का कुछ भी पता नहीं लगता? अवश्य लगता है, और वह समय विशेष दूर नहीं है जबकि उन ग्रंथों के अनुशीलन से भारत का एक सामान्य इतिहास अवश्य बन जाएगा।